हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो लास्ट की कुछ वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा था, जहां हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि जब भी किसी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो उस पर एक टॉर्क एक्ट करता है, और उस टॉर्क को हमने क्या किया था, कैलकुलेट किया था। तो अब आइए इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि जब हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो उस पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी आती है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे आज हम डाइपोल की। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म ई। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां डायरेक्टली ई से रिप्रेजेंट कर दिया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, रखते हैं तब डाइपोल के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो अब यहां पर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। ये हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया, इसकी डायरेक्शन इस। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है एवरी पॉइंट पर डायरेक्शन भी सेम और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम। तो अब इसके अंदर एक डाइपोल रख देते हैं, ये प्लस क्यू चार्ज, और हम कंसिडर कर लेंगे ये हमारे पास माइनस क्यू चार्ज, और एक स्ट्रेट लाइन से इनको ज्वाइन कर देंगे। ये हमारे पास हो गई डाइपोल लेंथ और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ये हो गई डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब देखिए ये जो डाइपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सपोज कर लेते हैं कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना चाहते हैं, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी। बट हम एक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं कर सकते, हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। और आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा भी होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाय कंजर्वेटिव फोर्स। 11th की याद मत दिलाइए सर। तो देखो आप समझिए क्या चीज है ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी of the system is equal to negative of work done by conservative force। ये कहना चाहता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को याद करो डेल्टा यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। क्या है, होगी ये यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये किसके इज इक्वल टू होगी, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो अब देखिए यहां पर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए बेटा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है यहां पर वो भी तो एक कंजर्वेटिव ही तो फोर्स है। तो उसी के रिगार्डिंग तो हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो अब मैं यहां पर ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इसकी जगह कंजर्वेटिव फोर्स में इसकी जगह वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं डेल्टा यू, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल माइनस डब्ल्यू वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अब देखिए अगर हमें चेंज इन पोटेंशियली फाइंड आउट करनी पड़ेगी पहले, तो हमें पहले क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन। ठीक है,
तो वर्क डन आपने 11th क्लास में पढ़ा है। वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स, और क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं बेटा। इस पे जो नेट फोर्स है वो कितना है, 0 है। आपको यहां मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। इस पर कितना फोर्स लगेगा, प्लस का क्यूई, और इस पर भी माइनस क्यूई। तो ये प्लस क्यूई और माइनस क्यूई, नेट फोर्स इस पर कितना लग रहा है, 0। तो नेट फोर्स 0 है, तो क्या वर्क डन 0 होगा, नहीं। तो वर्क डन कैसे आएगा, तो हमने वहां पर ये देखा था कि इस पर कोई नेट टॉर्क लगता है, तो उस टॉर्क की वजह से क्या होगा, वर्क डन। ठीक है। तो टॉर्क जब लगता है किसी चीज पर और वर्क डन फाइंड आउट करते हैं, तब उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास W किसके इज इक्वल टू टाउ डॉट डी थीटा। डी थीटा यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, टाउ आपको पता है क्या है, टॉर्क है। मतलब टाउ और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच की डॉट प्रोडक्ट, ये वर्क डन बाय टॉर्क। ठीक है। तो अब देखिए यहां पर इसी फॉर्मूले का यूज करके हम यहां वर्क डन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए एक बात क्लियरली समझिए आप अच्छे तरीके से। सपोज कर लेते हैं ये डाइपोल ऐसे है, ठीक है, और हम इसको ऐसे ट्विस्ट कर रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या हर वक्त टॉर्क की वैल्यू सेम रहेगी, नहीं, टॉर्क की वैल्यू बदलती रहेगी, टॉर्क बदलेगा। आपको पता है इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसे जैसे बदलेगी, वैसे वैसे टॉर्क की वैल्यू बदलेगी। मतलब टॉर्क यहां पर वेरिएबल है, तो हम ये कांस्टेंट वाला फॉर्मूला यहां पर नहीं लगा सकते। मेरी बात क्लियरली समझ में आ रही है। अरे भाई टॉर्क की वैल्यू बदलेगी तो इसका मतलब ये फॉर्मूला अब यहां नहीं लगा सकते। सर ये क्या, अभी तो आपने ये बताया और अभी ये कह रहे हो कि यही फॉर्मूला नहीं लगा सकते। देखिए बेटा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा फोर्स के केसेस में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एस लिख दो, चलो एस लिख लेते हैं, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो अब ये फॉर्मूला कब अप्लीकेबल था, जब फोर्स की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर फोर्स वेरिएबल था तो आप इसका क्या करते थे, इंटीग्रेशन करते थे। याद कीजिए आप 11th क्लास, ठीक है, आप समझ चुके होंगे। तो मैं सपोज कर लेता हूं यहां पर, तो अब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा टोटल वर्क फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है। तो मैं सपोज कर लेता हूं, यहां थोड़ा ध्यान से समझिए, कंसिडर कर लेता हूं कि इसको एक बहुत छोटे से एंगल से मैंने बहुत कम एंगल से ऐसे ट्विस्ट किया, घुमाया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ध्यान से समझना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और वो एंगल डी थीटा सपोज कर ले। कितना एंगल, डी थीटा। ठीक है। और उस डी थीटा के लिए टाउ की वैल्यू क्या है, सेम है। ध्यान से समझना है, डी थीटा के लिए टाउ की वैल्यू क्या है, सेम है। हमने कंसिडर कर लिया वेरी स्मॉल। ठीक है। तो उस डी थीटा के लिए स्मॉल सा वर्क होगा, छोटा सा, वो कितना हो जाएगा, टाउ डॉट डी थीटा। आपको समझ में आए, टाउ डॉट डी थीटा हो गया ये। ठीक है। अब हमें पता है यहां पर, मेरी बात को क्लियरली समझना, यहां टाउ की वैल्यू कितनी होगी, पीई साइन थीटा। ठीक है। डी थीटा ये एंगल हो गया। अब डॉट प्रोडक्ट है इनकी, तो क्या आएगा, कोस थीटा। अरे भाई इसको ओपन करेंगे तो यहां पर कोस थीटा भी तो आएगा, कोस थीटा। तो अब देखिए यहां पर पीई साइन थीटा डी थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या कितनी है, अब यहां एक बात ध्यान से समझिए, ये थीटा और ये थीटा डिफरेंट है। ये थीटा P और E के बीच का थीटा है, बट ये थीटा इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग थीटा है। और ये एंगल है किस किस के बीच में, टाउ और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, बट
ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पर टॉर्क लगा रहा है, इसको ऐसे घुमाना चाह रहा है, ऐसे कैसे, इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो दोनों एक दूसरे से क्या है, अपोजिट। अरे राइट हैंड का यूज करेंगे तो एक की डायरेक्शन कुछ ऐसे, दूसरे की डायरेक्शन कुछ ऐसे, तो दोनों एक दूसरे से क्या है, एक ऐसे दूसरा ऐसे, तो दोनों एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल अपोजिट। तो उस केस में इस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180। मैं फिर से कह रहा हूं, आप इस थीटा से कंफ्यूज मत होना। तो कोस 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको पता है कोस 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। तो ये हमारे पास, इसको थोड़ा ठीक करते हैं, साइन थीटा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा डी थीटा। मतलब ये छोटा सा वर्क आ गया। जब हमने अज्यूम किया है, क्या अज्यूम, थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करते हैं, घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो टॉर्क की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। तो अब आप मेरी बात को क्लियरली समझिए। अब मैं इसको क्या हर वक्त ऐसे ही थोड़ी ना मान सकता हूं। अब मैं सपोज करता हूं इस डाइपोल को मैं एक θ1 से θ2 तक घुमाता हूं। आप थोड़ा ध्यान से, यहां मैं एक बार फिर से डायग्राम बनाता हूं और आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा ये। तो देखिए यहां पर रफली ये डाइपोल हमने यहां ऐसे प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और एक और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। तो अब देखिए इनिशियली सपोज कर लेते हैं डाइपोल कितना एंगल बना रहा है, θ1, और हमने डाइपोल को ऐसे घुमाया, कहां तक घुमाया, θ2 तक। ये जो एंगल है वो कितना है, θ2। ये वाला एंगल θ1 और ये वाला जो एंगल है वो कितना है, θ2। ये जो एंगल है यहां से ये वाला एंगल θ1 और ये वाला कितना है, θ2। क्लियरली आप समझ गए। तो इस केस में टॉर्क की वैल्यू क्या नहीं रहेगी, सेम नहीं रहेगी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। आप क्लियरली समझ पा रहे हैं। तो नेट वर्क या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम θ1 टू θ2। भाई जब हम डाइपोल को θ1 से θ2 तक क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तब वर्क डन, टोटल वर्क डन हमने सपोज कर लिया, इंटीग्रेट कर दिया dw को, तो कितना हो गया, w। अब इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, -pe साइन थीटा डी थीटा। लिमिट पुट करेंगे कहां से कहां से, θ1 से θ2, ठीक है। तो W यहां से, अब इसको सोल्व करेंगे, P क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। P डाइपोल मूवमेंट कांस्टेंट है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट। तो ये बाहर आ जाएंगे, तो -PE इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, साइन थीटा का, ठीक है। तो आगे हम इसको इंटीग्रेट करते हैं यहां पर, ठीक है। तो W किसके इक्वल टू हो जाएगा, -PE साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, -cos थीटा, लिमिट θ1 से θ2, ठीक है। तो ये माइनस क्या बन जाएगी, प्लस, बाहर निकाल लेंगे इस माइनस को। तो थीटा की लिमिट पुट कर देते हैं, θ2 माइनस θ1, कोस θ2 माइनस कोस θ1। ये आ गया वर्क डन, किसके थ्रू वर्क डन, बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। भी जब इस डाइपोल को θ1 हमने सपोज कर रखा है, इनिशियली एंगल बना रहा है, और हमने इसको रोटेट किया है θ2 एंगल तक, तो इलेक्ट्रिक जो फोर्स है उसने जो वर्क किया है, कितना वर्क किया है, PE इंटू कोस θ2 माइनस कोस θ1, ये वर्क डन आ गया। अब हमने इनिशियली ये आपको बताया था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ
वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इज इक्वल टू आ जाएगी, माइनस डब्ल्यू के, इस डब्ल्यू के आ गई। दिस इंप्लाइज डेल्टा यू माइनस पी ई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, ये वैल्यू आ गई अब। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे एक बार सोल्व करते हैं। ठीक है, कर लिया आपने? ठीक है, तो देखिए अब उसको हम आगे सोल्व करते हैं। तो हमारे पास अब हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां मैंने सपोज कर लिया कि थीटा 1 के केस में डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी U1 है और थीटा 2 के केस में कितनी है, U2। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, U2 माइनस U1 किसके इज इक्वल टू माइनस पीई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, ऐसे लिख सकता हूं। अब देखिए मैं लेट कर लेता हूं, थीटा 1 कितना है 90 डिग्री, और उसी के अकॉर्डिंग देन U1 कितनी हो जाएगी 0। ये क्या जंक्शन मान ली। तो देखिए बेटा किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ध्यान से क्लियरली पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता होगा, तो हम किसी पॉइंट पर जब पोटेंशियल एनर्जी बताते हैं ना, तो एक दूसरे पॉइंट की रेफरेंस से बताते हैं, और वहां उस रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानते हैं, 0। थोड़ा याद कीजिए, हमने ग्रेविटेशन में भी ऐसा ही किया था, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में भी हमने ऐसे किया है, यहां पर आपको समझाया है। तो अब ध्यान से समझिए आप अच्छे तरीके से, मतलब हम ये मानते थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज के थ्रू वो इंफिनिटी पर कितनी है, 0 है। बट यहां रोटेशन के केस में कोई इंफिनिटी नहीं है। तो मैंने सपोज कर लिया, या बुक्स के रिगार्डिंग बुक्स ने ऐसा ही सपोज कर रखा है कि थीटा 1 पर 90 डिग्री मान लेंगे एंगल, और उस एंगल पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0, ताकि हम एक पर्टिकुलरली थीटा के लिए पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर पाए, डिफाइन कर पाए। ठीक है, तब क्या आ जाएगा यहां से U2 माइनस 0 माइनस पीई कोस थीटा 2, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए सपोज कीजिए यहां ध्यान से, थीटा 2 की जगह कोई थीटा भी तो आ सकता है, तब U2 क्या बन जाएगी, U। अरे भाई जनरल फॉर्म में, इन जनरल फॉर्म्स मतलब एनी थीटा के लिए, फॉर एनी थीटा, किसी भी थीटा के लिए U2 क्या बन जाएगा, U, और थीटा 2 कितना बन जाएगा, थीटा। तो माइनस पी ई कोस थीटा। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या बन रही है, P और E की क्या बन रही है, डॉट प्रोडक्ट। तो U किसके इज इक्वल टू आ गया, माइनस P डॉट E। ये बात आपको क्लियरली समझ में आई, समझ में आई आपको अच्छे तरीके से। अरे अजम्पशन माना है, ये तो हमने लेट किया है, सपोज किया है, और ऐसा सपोज करके ही तो हम डिफाइन कर पाएंगे कि कहीं पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी। याद कीजिए हमने जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को जब डिफाइन किया था, तब भी सपोज किया था कि इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। अगर ऐसा सपोज नहीं करते तो हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं बता सकते थे। ठीक है, तो यहां इन रोटेशन के केस में हमने 90 डिग्री पर ऐसा सपोज किया है। ठीक है, अब आप क्लियरली समझ चुके होंगे। तो अब देखिए इसके कुछ केसेस, कहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, कहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। जल्दी से आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? ठीक है, अब देखिए आगे हम कुछ केसेस लेते हैं, देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग क्यों हो जाता है, ऐसा क्या है। फोर्स के थ्रू भी हमें समझ में आ रहा था, बट आपको यहां भी समझ में आ जाएगा। तो केसेस लेते हैं हम यहां पर। ठीक है, फर्स्ट केस, थीटा कितना हो, 0 डिग्री, देन U की वैल्यू
भाई कोस 0 कितना होगा 1, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस पीई। अरे भाई पोटेंशियल एनर्जी उस केस में डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी माइनस पीई। कोस 0 डिग्री कितना होगा 1 ही तो होगा। दूसरा केस लेते हैं, थीटा कितना हो 90 डिग्री, देन कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है बताओ 0 डिग्री, तो u किसके इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के। मतलब ये ऐसे इलेक्ट्रिक हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल ऐसे, तो उस केस में ये प्लस और ये माइनस, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की क्या होगी 0। ठीक है, अब देखिए ऐसा हमें लग नहीं रहा है कि उस केस में पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की क्या होगी 0 होगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमें तो अब भी ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपने अलोंग ऐसे बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहां पर थर्ड केस लेते हैं, व्हेन थीटा किसके इज इक्वल टू 180, देन आपको पता है कोस 180 किसके इज इक्वल टू है -1 के, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस पीई। तो इन तीनों केसेस में ये क्या है मैक्सिमम और ये क्या है मिनिमम। नहीं रे नहीं, 0 से भी छोटा है कौन -पीई, तो ये वाली जो चीज है वो क्या होगी मिनिमम। ठीक है, ये मैक्सिमम। ठीक है, तो 180 पर जो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी मैक्सिमम, और मिनिमम कब होगी 0 डिग्री पर। और नेचर के अंदर बेटा कोई भी चीज है ना वो अपनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में रहना चाहती है, इसीलिए हमेशा डाइपोल को, जैसे कि ये हमने बनाया था ऐसे डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल को किसके अलोंग कर लेता है अपने अलोंग करने की कोशिश करता है, वही तो स्टेबल क्या बनती है हमारे पास सिचुएशन। याद करो, देखो अगर आपको नहीं पता तो हमने वहां डिस्कस किया था कि दो, एक तो स्टेबल स्टेट और दूसरी अनस्टेबल, तो अनस्टेबल 180 वाली थी और स्टेबल कौन सी थी 0 डिग्री वाली, क्योंकि यहां मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है और यहां ये डाइपोल इसी में रहना चाहता है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियरली अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं।